व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज हम द एक्सॉर्सिस्ट मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये फिल्म 1973 में रिलीज़ हुई थी और ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो मूवी शुरू होती है और हमें इराक का एक शहर दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग खुदाई कर रहे होते हैं एक हिस्टोरिकल प्लेस पर। अभी हम फादर मैरिन को देखते हैं। फादर को एक तावीज़ मिलती है और ये तावीज़ शैतान पज़ुज़ू की होती है। दोस्तों, शैतान पज़ुज़ू गर्मियों में अकाल और भूखमरी की समस्या लाता था जिससे हज़ारों लोग मर जाते थे। और ऐसा कहा जाता था कि पज़ुज़ू शैतान का एक दुश्मन है जिसका नाम है लमाश्तू, जो कि बच्चों को मारकर उनका खून पीता है। ये दोनों हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे। तो लोगों का मानना था कि वो पज़ुज़ू शैतान की तावीज़ अपने पास रखते थे ताकि लमाश्तू शैतान उनके बच्चों से दूर रहे। वेल गाइस, जब फादर को ये तावीज़ मिलती है तो वो इसमें पूरी तरह से खो जाते हैं। फादर एक सुनसान जगह पर जाते हैं जहाँ पर उन्हें पज़ुज़ू की बड़ी सी मूर्ति दिखाई देती है और यहीं पर दो कुत्ते आपस में लड़ रहे होते हैं जो कि दोनों शैतान की लड़ाई को दर्शाता है। अब यह सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम जॉर्जी टाउन का एक शहर देखते हैं जहाँ हमें क्रिस मैकनेल को देखते हैं जो कि एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एक्ट्रेस हैं। वो डायरेक्टर बर्ग की फिल्म में काम कर रही हैं जो कि स्टूडेंट पर बन रही है। दोस्तों, क्रिस की एक 12 साल की बेटी होती है जिसका नाम रीगन होता है। क्रिस और रीगन अपनी लाइफ में बहुत खुश होते हैं और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इसके बाद हम फादर कैरन को देखते हैं जो कि अपनी मदर से मिलने जाते हैं। उनकी मदर की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए वो अक्सर उनसे मिलने जाया करते थे। इसके बाद क्रिस रीगन के खिलौने देख रही होती है और इसी में उसको ओजा बोट मिलता है। दोस्तों, ओजा बोट उसे बोलते हैं जिसके ज़रिए हम आत्माओं से बात कर सकते हैं। क्रिस इसके बारे में रेगन से पूछती है तो रेगन बताती है कि वो इस ओजा बोट से खेलती है कभी कभी, जिसके बाद क्रिस बोलती है कि इसे अकेले नहीं खेला जाता, जिस पर रेगन उसे बताती है कि वो अकेले नहीं खेलती, कैप्टन हॉडी उसके साथ खेलते हैं। इस कैप्टन हॉडी के बारे में पूछती है कि वो कौन है। रेगन का कहना था कि वो उसके सवालों का जवाब देते हैं और यहाँ पर रेगन क्रिस की बात को सीरियसली नहीं लेती है और उसे गेम खेलने के लिए बोलती है। लेकिन जैसे ही क्रिस गेम खेलना स्टार्ट करती है, ओजा बोट का प्लेन उससे दूर चला जाता है, जिस पर क्रिस बोलती है कि लगता है कि तुम मेरे साथ नहीं खेलना चाहती। लेकिन रेगन बोलती है मैं खेलना चाहती हूँ, लेकिन कैप्टन हॉडी आपके साथ नहीं खेलना चाहते। क्रिस को ये बात अजीब लगती है, लेकिन उसे लगता है कि रेगन उसके साथ मजाक कर रही है और वो इस बात को इग्नोर कर देती है। अब उसी रात क्रिस रेगन को सुलाकर अपने कमरे में सो जाती है, लेकिन रात में उसे एक कॉल आता है और जब वो उठती है तो वो देखती है कि रेगन उसके बेड पर सो रही है। वो इसका कारण पूछती है तो रेगन उसे बताती है कि उसका बेड बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था, इसलिए वो सो नहीं पा रही थी। गाइस, यहाँ पर इस बात को भी क्रिस ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती और उसे ऊपर लॉकर रूम से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, जिसके बाद वो उसे चेक करने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं मिलता है। अब ये सब देखकर क्रिस रेगन को एक डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर रेगन के बहुत सारे टेस्ट करते हैं, लेकिन उन्हें उसके अंदर कोई बीमारी नहीं दिखती है। इसी बीच रेगन डॉक्टर से चिल्लाकर बात करती है। सारे टेस्ट करने के बाद डॉक्टर क्रिस को बताते हैं कि उसकी बेटी के सिम्टम जैसे भी आ रहे हैं, उसे देखने से पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है। उसे हाइपर एक्टिविटी की बीमारी है, मतलब वो बहुत ही जल्दी हाइपर हो जाती है और आगे चलकर वो डिप्रेशन में भी जा सकती है। यहाँ पर क्रिस डॉक्टर को समझाने की कोशिश करती हैं कि उसकी बेटी को कोई टेंशन नहीं है। इस बात पर डॉक्टर कहते हैं कि उसके फादर उससे अलग रहते हैं, तो हो सकता है कि इसका असर उसके दिमाग पर पड़ रहा हो। और इसके बाद हम दोबारा फादर कैरन को देखते हैं जिनकी मॉम को उसके भाई ने एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था। इस बात से फादर की मॉम बहुत ही ज़्यादा दुखी होती हैं। वो नहीं चाहती थी कि उनका इलाज कोई भी करे। यहाँ तक दोस्तों, उनके पैर में फ्रैक्चर होता है, लेकिन वो किसी को भी अपने इस फ्रैक्चर के बारे में इलाज नहीं करवाना चाहती थी। वो बार बार बोल रही थी कि कैरन मुझे घर ले चलो, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो। ये सब देखकर कैरन काफ़ी उदास हो जाता है। वो उनका इलाज एक अच्छे हॉस्पिटल में करवाना चाहता है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, इसलिए वो अपने आप पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है कि वो अपनी मॉम का इलाज नहीं करा पाया। इसी बीच उसकी मॉम की मौत भी हो जाती है और ये जानकर वो और ज़्यादा दुखी हो जाता है। गाइस, इस सीन के बाद हम फिर से क्रिस के घर को देखते हैं जहाँ पर किसी तरह की पार्टी चल रही होती है और तभी रेगन यहाँ आती है और एक गेस्ट से बोलती है कि तुम्हारी यही मौत हो जाएगी।
ये बोलते ही वो पी कर देती है और क्रिस उसे नहलाकर उसके बेड पर सुला देती है। लेकिन तभी उसका बेड ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है और रेगन चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर जब क्रिस उसके पास आती है तो ये देखकर वो सोच में पड़ जाती है कि उसकी बेटी को क्या हुआ है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता, ये वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है। वो अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करती है और ये जानने के लिए वो रेगन को दोबारा डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर उसका कई तरह का टेस्ट करते हैं लेकिन सभी टेस्ट नॉर्मल आते हैं। इसके बाद रेगन को घर भेज दिया जाता है, लेकिन अब रेगन की हालत और ज़्यादा बिगड़ने लगती है। उसे कोई बेड से उठा कर पटक रहा था, जैसे सलमान भाई फिल्म में कहानी को पटकते हैं। वेल गाइस, रेगन की चीख सुनकर सभी लोग उसके पास आते हैं और वो बार बार बोल रही थी कि मॉम मुझे बचा लो, वो मुझे जान से मार देगा, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। लेकिन ये लोग उसकी मदद नहीं कर पा रहे थे और हम देखते हैं कि रेगन पॉजेस हो चुकी है और इनके पास अब कोई रास्ता ना मिलने की वजह से डॉक्टर उसे नींद का इंजेक्शन देकर उसे वहीं सुला देते हैं। इसके बाद जब क्रिस घर आती है तो उसे कैप्टन हॉडी की एक झलक दिखाई देती है। यहाँ क्रिस को पता चलता है कि उसके डायरेक्टर बर्ग की छत से गिरने से मौत हो चुकी है और जिस टाइम बर्ग की मौत हुई थी वो रेगन के पास ही थी, तो हो सकता है कि उसे कैप्टन हॉडी ने ही मारा हो। इसी पल क्रिस रेगन को देखती है जो कि उल्टी होकर सीढ़ियों से उतर रही थी और उसके मुंह से लगातार खून गिरता जा रहा था। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और अब सभी डॉक्टर की मीटिंग होती है और वो क्रिस को बताते हैं कि उन्होंने सारे टेस्ट कर लिए और सभी टेस्ट नॉर्मल आए। वो क्रिस को एडवाइस देते हैं कि वो रेगन को किसी फादर या किसी चर्च के पास ले जाए और उसका एग्जॉर्सिज्म करवाएं। हो सकता है कि उसके अंदर कोई शैतान घुस गया हो। इसके बाद क्रिस से मिलने के लिए एक ऑफिसर आते हैं जो कि बर्ग का केस हैंडल कर रहे थे। उनका कहना था कि बर्ग की मौत बहुत ही अजीब तरीके से हुई है। उनकी पूरी बॉडी मुड़ गई थी और उनका फेस भी पूरा उल्टा हो गया था। ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी शैतान ने मारा है। और अब ऑफिसर के जाने के बाद क्रिस को रेगन की चीख सुनाई देती है और उसके रूम में जाने पर वो देखती है कि रेगन अपने आप को मार मार कर घायल कर रही थी। क्रिस उसे बचाने की कोशिश करती है तो रेगन उसे बोलती है कि लिक मी, लिक मी। आप समझ गए होंगे क्या लिक करने के लिए वो बोल रही है। वेल गाइस, वो उसे मार कर नीचे गिरा देती है और इसी बीच इनके नौकर भी इन्हें बचाने के लिए आते हैं। लेकिन वो ऊपर उसे बचाने के लिए आते हैं, एक चेयर से रूम का डोर अपने आप बंद हो जाता है और एक अलमीरा क्रिस के ऊपर गिरने वाली होती है, लेकिन वो खुद को बचा लेती है। अब यहाँ पर एक बहुत ही अमेजिंग सीन दिखाया गया है। रेगन अपना सर, अपना हेड 360 डिग्री मोड़ लेती है और बर्ग की आवाज़ में बोलती है कि देखो तुम्हारी बेटी ने मेरे साथ क्या किया है। ये सब देखकर क्रिस समझ जाती है कि बर्ग को उसी शैतान ने मारा है और क्रिस अपनी बेटी को बचाने के लिए फादर कैरन से मिलने जाती है। यहाँ पर फादर कैरन को वो सारी कहानी बताती है कि क्या क्या उसकी बेटी के साथ हो रहा है। पहले तो फादर उसके साथ चलने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन बाद में उसके रिक्वेस्ट करने पर वो वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब फादर रेगन को देखने के लिए उसके घर पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि रेगन अब पूरी तरह से शैतान के वश में आ चुकी है। रेगन फादर की मदर के बारे में बताती है और बोलती है कि क्या तुम अपनी मॉम से मिलना चाहोगे। ये सारी बातें सुनकर फादर को भी यकीन हो जाता है कि रेगन के अंदर कोई शैतान घुस चुका है। लेकिन यहाँ पर एक समस्या होती है। फादर कैरन को एक्सॉर्सिज्म करने के लिए चर्च से परमिशन लेनी होगी और चर्च तभी परमिशन देता है जब उसके सामने कोई सबूत पेश किया जाए कि उस बॉडी में कोई शैतान है। में जब दोबारा फादर रेगन की बॉडी को चेक करते हैं तो उसमें लिखा होता है हेल्प मी, जो कि रेगन ने लिख रखा था, जिससे उन्हें और ज़्यादा यकीन हो जाता है कि किसी शैतान का काम है। वो उसी रात रेगन की रिकॉर्डिंग सुन रहे होते हैं और तभी उन्हें फादर मैरिन का नाम सुनाई देता है। दोस्तों, फादर मैरिन को हमने मूवी की शुरुआत में देखा था और ये सब सुनने के बाद फादर चर्च में पहुँच जाते हैं परमिशन लेने के लिए। सो यहाँ पर चर्च उन्हें परमिशन दे देता है, लेकिन उनकी भी एक शर्त होती है कि वो अकेले ये काम नहीं करेंगे, उनके साथ किसी को भेजा जाएगा जिसने पहले भी एक्सॉर्सिज्म कर रखा हो। और चर्च फादर मेलिंग को उनके साथ भेजने का डिसीज़न लेते हैं। फादर मेलिंग क्रिस के घर पर आते हैं और जब वो यहाँ सभी से मिल रहे होते हैं कि तभी उन्हें रेगन की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। वो फादर कैरिन से बोलते हैं कि हमें अभी एक्सॉर्सिज्म शुरू करना होगा। अब दोस्तों, मूवी का असली पार्ट शुरू होने वाला है। फादर एक्सॉर्सिज्म शुरू करते हैं और वो शैतान उन्हें गालियां देना चालू कर देता है। यहाँ पर कई सुपर नेचुरल चीज़ें होती हैं, जैसे हवाएं तेज़ चलने लगती है और शैतान अपनी पावर से बेड हिलाने लगता है। इसी बीच एक ऐसा पल आता है जब रेगन अपने हाथ की पट्टियाँ खोल लेती है और हवा में उड़ जाती है। ये देखकर दोनों फादर बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन वो किसी तरह से उसे फिर से नीचे लाते हैं और उसे सुला देते हैं। अब थोड़ी देर का ब्रेक लिया जाता है और ब्रेक लेने के बाद फादर कैरन रेगन को चेक करने के लिए आते हैं, लेकिन वो शैतान अब फादर को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है।
लेकिन वो शैतान अब फादर को उनकी मॉम की मौत का जिम्मेदार बताने लगता है और ये कम नहीं होता है कि वो शैतान फादर की मॉम की आवाज़ में उनसे बातें करने लगता है। और ये सब सुनकर फादर कैरन अपना होश खो देते हैं और बोलते हैं कि तुम मेरी माँ नहीं हो। अब फादर मैरिन भी यहाँ पर आ जाते हैं और फादर कैरन को थोड़ी देर के लिए बाहर जाने के लिए बोलते हैं और अब वो अकेली एक्सॉर्सिज्म चालू कर देते हैं। लेकिन थोड़ी देर होने के बाद जब फादर कैरन वापस रूम में जाते हैं तो वो देखते हैं कि उस शैतान ने फादर मैरिन को जान से मार दिया है। ये देखते ही वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उन्हें इस हालात में देखते से नीचे कूदकर अपनी जान दे देते हैं ताकि उनके बलिदान के साथ साथ वो शैतान वापस नर्क में चला जाए। अब फादर की मौत हो जाती है जिससे कि सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। इसी बीच फादर कैरन के दोस्त भी वहाँ आते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। इसके बाद रेगन पूरी तरह से ठीक हो जाती है, लेकिन उसके साथ क्या हुआ इसके बारे में उसे कुछ भी याद नहीं होता है। वेल गाइस, ये हादसे के बाद क्रिस और रेगन ये शहर छोड़कर जाने लगते हैं और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। वेल गाइस, ये फिल्म 1973 में रिलीज़ हुई थी और इसको बेस्ट स्क्रीन प्ले का ऑस्कर अवार्ड भी मिला था। तो आप आइडिया लगा सकते हैं उस टाइम की कितनी बेहतरीन फिल्म थी ये। इस फिल्म का बजट था $11 मिलियन और इस फिल्म ने कमाई करी थी करीब $450 मिलियन की। तो ये काफ़ी सक्सेसफुल फिल्म भी रही थी। तो आपको मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। पीस आउट।